अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर करने जा रही हूँ। अब जैसा कि मैंने पहले भी बात की हुई थी कि जितनी दफ़ा हो सके तो उतनी दफ़ा रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही क्या करें, एक पूरी मतलब एक बुक या हाफ़ बुक ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अगर आपने पहले बहुत दफ़ा रिवीजन की हुई है और आपको पता है कि अब आपकी ये पेस है, आप कर सकते हो इस पे, तब ये चीज़ ठीक रहती है। लेकिन आपने अगर इससे पहले एक दफ़ा या दो दफ़ा रिवीजन की हुई है या इवन 3 दफ़ा की हुई है, उसके बाद अगर आप अपनी ये वाली स्पीड रखते हो कि एक दिन में आप पूरी बुक ख़त्म कर रहे हो, तो ऐसे ठीक नहीं रहता ना। मेरे ख्याल से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चीज़ें कंप्लीट होने में डिफरेंट टाइम लेती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो मैकेनिज़म्स वगैरह होते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जैसे कि नमूनिया वगैरह का, तो उसमें ये होता है कि आप लोग एक दफ़ा पढ़ते हो, जल्दी जल्दी से वो हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादा टाइम देना होता है, जिसमें ज़्यादा लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं और जिन चीज़ों से ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। अगर आप बस उनसे गो थ्रू करोगे, उनको एक दफ़ा रीड दे दोगे, तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा टाइम भी देना होता है, अपने जहन में बिठाना होता है उन चीज़ों को आपको टाइम देना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करनी, आपको अच्छे से रिवीजन करनी है। अगर आप एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हो लेकिन ऐसे इतने अच्छे से करते हो कि आपको वो चीज़ याद रहती है, वो इससे बेहतर है कि आप जो है बार बार रिवीजन करो और बस देखते जाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ और जहन में आपके कुछ भी ना बैठे। ऐसे जब आप अपनी स्पीड अननेसेसरीली बढ़ा देते हो ना, तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो कोई कह रहा था कि मेरी रिवीजन, इवन तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो है मेरी स्पीड इतनी स्लो है। तो ऐसा है ना कि कोई बात नहीं, अगर स्लो है, अगर आप अच्छे से उस चीज़ को कर रहे हो, अच्छे से आपके जहन में वो चीज़ बैठ रही है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप इस दफ़ा ये कर रहे हो, इस दफ़ा आप टाइम ले रहे हो उस चीज़ को करने पे, जब अगली दफ़ा करोगे आप, तो तब वो इतना टाइम नहीं लेगी। यानी कि अगर एक दफ़ा आप कर लेते हो लेकिन इतने अच्छे से कर लेते हो, तो वो अगली दफ़ा जब आप करोगे तो वो चीज़ आपका उतना टाइम नहीं लेगी, बजाय इसके कि आप उसको देखो ऊपर ऊपर से बस कर लो और कहो कि हाँ भाई मैंने तो पूरी एक दफ़ा रिवीजन कर लिया, मैंने 2 दफ़ा कर लिया, 3 दफ़ा कर लिया। उससे बेहतर ये है कि आप अच्छे से बैठ के एक दफ़ा या 2 दफ़ा ही रिवीजन करो मैक्सिमम। तो रिवीजन स्पीड स्लो होना प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है वो ये है कि आपने कितने अच्छे से किया है और आपको क्या क्या याद रहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। अब हमें पता है कि सबसे कम MCQs ईटा में इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। जब आप अपनी तैयारी करो तो उसमें जो है मेक श्योर कि जो सबसे ज़्यादा आप तैयारी कर रहे हो तो वो बायो की कर रहे हो, ठीक है। आपकी बायो पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि यही बात लास्ट ईयर भी बिल्कुल बुक से आए हुए थे MCQs, और मतलब बुक ही लाइंस थी। अगर आपको बुक अच्छे से आती थी तो वो सही मतलब आप ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते थे और काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं वो वाले MCQs। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फ़िज़िक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा इंग्लिश सबसे आखिर में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। प्रपोजिशंस की वही बात, प्रपोजिशंस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अब वो मीनिंग्स जो होते हैं, मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, वो चीज़ आप बेशक मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी एक तो आपके पास टाइम कम है, दूसरा ये कि आपको पता नहीं है कि इस चीज़ में से वो MCQs आएंगे कि नहीं। हो सकता है आप टोटल ऐसे MCQs करो ऐसे मीनिंग्स आप सर्च करो जो कि जिनसे वो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। एक या दो MCQs होते हैं उनके, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय बेहतर है कि आप जहाँ से ज़्यादा MCQs आपके आने के चांसेस है उस चीज़ पे फोकस करो। इसके अलावा वॉइसेस एंड नरेशन करनी है, और जो आपके एकेडमी के टीचर्स ने आपको कराया हुआ है बस वो देख लो, उससे ज़्यादा मत जाओ कहीं पे भी। और इंग्लिश की वजह से ख़ुद को ज़्यादा टेंशन में ना डालो, क्योंकि आप जो इंग्लिश के MCQs हैं वो कवर करने के लिए आप अगर ज़्यादा फोकस बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह पे करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंग्लिश को टोटली आप छोड़ दो। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि आपने कौन कौन से MCQ सॉल्व करने हैं और कहाँ कहाँ से करने हैं। केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन सीरीज़ और फ़िज़िक्स के लिए जीनियस सीरीज़ सजेस्टेड है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे MCQs होते हैं, तो इस तरह से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है उस चैप्टर की। इसके अलावा पास्ट पेपर्स तो आपने करने ही करने हैं, और मेक श्योर कि आप जो पास्ट पेपर करो उसका सिर्फ MCQ रटो मत, मगर उसका कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर करो कि इस MCQs को कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हो सकता है, ये वाली बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा कह रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आए लेकिन डिफरेंट टाइप का है, वो वाला क्वेश्चन ना हो। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तब जो है वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। इंग्लिश के लिए भी अपने पास्ट पेपर्स पे जाओ। बायो के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि जितनी दफ़ा आप बायो की रिवीजन करो उतना ज़्यादा बेहतर है, या जितने अच्छे से करो उतना ज़्यादा बेहतर है। और MCQs जो है सिर्फ पास्ट पेपर्स के करो, इधर उधर की बुक्स ना यूज़ करो, क्योंकि कभी कभी बायो के पता नहीं कहाँ कहाँ से दे देते हैं MCQs और फिर आप उस पर बैठे रहते हो कि ये तो हमारी बुक में है नहीं। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये वाली बात अपने जहन में रखो कि
MCQs आपके टेस्ट से नहीं आएंगे। अगर कोई एकेडमी ये क्लेम करती है कि हमारे MCQs आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस टाइप के MCQs आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे डायमेंशन की टाइप का जिस तरह से किसी एकेडमी ने दिया है डायमेंशन का क्वेश्चन फ़िज़िक्स का, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई हमारा MCQ आया था, तो उनका MCQ नहीं होता, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। तो आपने MCQs जो एकेडमी के जो टेस्ट MCQs होते हैं उनको रटना नहीं है, ना ही उनको याद करना है, उस टाइप के MCQs से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। तो सबसे आखिर में बात करते हैं इस बात की कि आप लोगों को जो टेंशन होती है कि हमारा नहीं होगा। इवन जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए जाते हो तो आप सोचते हो कि अगर मेरे कम मार्क्स आएंगे, मेरा तो ये वाला MCQ भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। आपने ये वाले ख्यालात ज़हन में लाने ही नहीं है। जब आप टेस्ट करने लगो तो सिर्फ आप अपने टेस्ट पे फोकस करो। जब आप इन चीज़ों को जहन में लाओगे ना तो आपका फोकस लूज़ हो जाएगा। आप अपनी तैयारी ऐसे रखो ना कि आप बस सेटिस्फाइड हो जाओ। मुझे पता है जितनी दफ़ा भी आप तैयारी करो, जितना भी टाइम मिल जाए, सेटिस्फाइड नहीं होना, लेकिन इतनी हो कि जब आप MCQs करने के लिए बैठो तो आपसे MCQ सॉल्व हो रहे हो तो वो जो है आपको तसल्ली दें। फिर कभी भी प्रैक्टिस टेस्ट के मार्क्स से ख़ुद को डिसहार्ट होने नहीं देना, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करो। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं ना तो ये नहीं है कि आप परेशान हो के बैठ जाओ, हाँ मेरा तो अब होगा नहीं। तो बेहतर ये है ना कि आप देखो कि कहाँ से मेरी गलतियाँ हैं, क्या क्या मैंने गलत किया है, उस चीज़ पे आप लोग फोकस करो। हाँ, और अपना जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो रैंकिंग वाइज देखा करो। अगर आप टॉप 100 में आ रहे हो और 500 या 1000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बजाय इसके कि आप लोग अगर मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 125 मार्क्स अगर मिसाल के तौर पे आपके आए हैं तो आप परेशान हो जाओ कि मेरे तो मार्क्स कम आए हैं, जबकि बाकियों के भी हो सकता है प्रैक्टिस टेस्ट मुश्किल बनाओ ना तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हो सकता है वो 130 हो, 150 हो, कभी कभी 180 तक मार्क्स होते हैं। तो तब बात ये होती है कि टेस्ट आसान है तो आपको ज़्यादा स्कोर करना होता है ना। तो यही बात है कि तुम लोगों ने अब पॉजिटिव रहना है। जितना तुम लोग पॉजिटिव होगे उतना ज़्यादा तुम लोगों का माइंड जो है बेहतर परफॉर्म करेगा ना। कुछ गलतियाँ हो रही हैं तुम लोगों से, कुछ नहीं आ रहा है तो उसको अपने लिए एज एन अपॉर्चुनिटी तुम लोग समझो और उन चीज़ों से सीखो, क्योंकि अभी भी इट्स नॉट टू लेट। अभी भी तुम लोगों का टाइम है, अभी भी ईटा नहीं आया है। खैर बेशक 2 दिन रह जाएं, 3 दिन रह जाएं, लेकिन टाइम तो है ना तुम लोगों के सीखने का। तो ऐसा होगा कि तुम लोग अगर सीखोगे उनसे, बजाय इसके कि परेशान हो के बैठ जाओ, तो उससे बेहतर ये है कि जहाँ पे भी वीकनेस आ रही है तुम लोगों की, उस चीज़ को अपने लिए स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है।